हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस टोमलेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम, आज हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं। होप करता हूँ कि अभी तक जो भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए आपने उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपके लिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो आपके लिए हाईलाइट किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, मजा आने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ चैप्टर को अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड भी होगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंड भी होंगे और मजा भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो सबसे पहले के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है? मतलब हमने जो अभी तक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जॉन डाल्टन की थियरी, एटम एटॉमिक थियरी, उस पर डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एटम्स, ठीक है, सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब ये चीज हमें अभी तक कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर नहीं हो रहा था। अगर हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे जाएं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें थे, बहुत सारी ऐसी कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जिनको हम उस थियरी से आंसर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सपोज उनने क्या बोला था? उसने बोला था कि एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक, इसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ एक्टिविटीज करने के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स है। ठीक, तो क्या हुआ, कैसे पता चला, क्या क्यों पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपसे यही जो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन अराइज हुए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या था? ये था ये था टॉपिक, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अराइज हो गया था कि एक एलिमेंट जो है, ठीक है, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो साइंटिस्ट को सॉल्व करना था, जो क्वेश्चन को अराइज हुआ था। दूसरा था एटम्स एटम्स रियली आर एटम्स रियरली इंडिविजिबल। क्या एटम्स इंडिविजिबल है जैसे डाल्टन ने बोला था? और देयर आर सम कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। क्या एटम में कोई कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? एटम किसी चीज का बना होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हमें डिस्कस करना था, जिनको हमें प्रूव करना था, जिनके बारे में हमें नॉलेज चाहिए थी। इसके भी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करना पड़ा, हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ा कि एटम का स्ट्रक्चर है क्या, एटम के किस चीज से बना होता है, एटम में क्या चीजें होती है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में, पहली बात। और ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स आए जिन्होंने इस चीज को डिफाइन किया, जिन्होंने हमें बोला कि एटम में ये होता है, एटम इस तरीके से अरेंज होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। ठीक है ना। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेजर चैलेंज जो आपका लिखा है आपकी टेक्स्ट ने। अब मेजर चैलेंज before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। सबसे बड़ा चैलेंज जो साइंटिस्ट के पास था वो ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लोगों के सामने लाना और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन एक्यूमुलेट करके हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बनाया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया और बहुत सारी और भी चीजें प्रपोज की। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या हमारा पहला टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक रहेगा चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। एक एक्सरसाइज है जो आपको, एक एक्टिविटी है रादर जो आपको करनी है। ठीक है, उससे हमें कुछ पता चलने वाला है। सपोज क्या है, आपको क्या करना है, एक कॉम्ब लेना है और अपने ड्राई हेयर के साथ उसको रब करना है। ठीक है ना। अपने ड्राई हेयर के साथ जब आप रब करेंगे उसके बाद आप छोटे पीसेस लेंगे पेपर के। आप देखोगे कि वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कॉम्ब को।
ठीक है ना। यहाँ पे क्यों वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पोलैरिटी हो रही है, कंडक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है, किस तरीके से करंट जनरेट होते हैं। तो बेसिकली बेसिक जो टर्म्स यहाँ पे होती है, बेसिक जो चीजें होती है वो ये होती है कि हमारे ड्राई हेयर से, ठीक है, कुछ चार्जेड पार्टिकल चले जाते हैं कॉम में, जिसकी वजह से कॉम अट्रैक्ट करता है पेपर पीसेस को। अब बात ये है कि अगर एटम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो ये चार्जेड पार्टिकल्स उससे कहां से निकल रहे हैं, ठीक। तो जो डाल्टन की पहली वाली थ्योरी थी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, तो वो हमने यहाँ पे क्रैक किया। मतलब जो ये एटम होता है इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको रिमूव भी किया जाता है, जिनको नॉकआउट भी किया जाता है, ठीक। सपोज दिस क्वेश्चन वेयर डज जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। इसको आप एक ही बेस पे आंसर दे सकते हो अगर आप बोलोगे कि एटम डिविजिबल है, अगर आप ये मानते हो और उसके बाद बोलते हो कि ये चार्ज से कंसिस्ट किया जाता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन 19th century that it was known by 19th century that atom was indivisible particles but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson। 19th century में क्या माना जाता था, 19th century में ये माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एट लीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने ये चीज देखी थी, ठीक है ना। लेकिन ये हो गया 19th में, ठीक है, 19th सेंचुरी में। लेकिन मसला ये हुआ था 1886 में, जो ई गोल्डस्टन थे, कौन, ई गोल्डस्टन, इन्होंने कुछ देखा था, इन्होंने एक टाइप की रेज को डिस्कवर किया था जिनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं, कैनाल रेज। इनने एक टाइप की रेज डिस्कवर की थी इनको हम कैनाल रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनने क्या बोला, इनने बोला ये जो रेज है इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि जे जे थॉमसन ने जो डिस्कवर किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, उन्होंने बोला था इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यहां से गोल्डस्टन ने बोला, उनने कुछ रेज डिस्कवर की जो निकलती है, वो किसी मटेरियल से निकलती है, जब आप उनको हिट करते हो या उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डाल देते हो, तो उनने वहां पे बोला कि वहां पे कुछ रेज निकलती है जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इससे क्या हुआ, एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की जो है डिस्कवरी हो गई, जिसको हम नाम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। उस प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टी थी, उस प्रोटॉन की प्रॉपर्टी ये थी कि उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके अपोजिट में होता है प्रोटॉन का चार्ज। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इसका मास जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका मास 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसका मास 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज थी जो हमें लगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, एक तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, या आप मान सकते हो कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है प्रोटॉन पे उसका अपोजिट वाला चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने फिर इसको कन्वेंशनली क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड चीज, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है, उस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ये साइन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये वाला साइन जो है ये है इलेक्ट्रॉन का साइन, ये नेगेटिव। इसी तरह ये जो साइन है ये आप देख रहे हैं, ये है प्रोटॉन का साइन, किसका, प्रोटॉन। इससे हम करते हैं रिप्रेजेंट प्रोटॉन को, पी पॉजिटिव प्रोटॉन, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक। और हमने एक और कन्वेंशन कर लिया, हमने क्या बोला, हमने बोला हम काम करते हैं ये जो प्रोटॉन है इसके मास को हम लेते हैं 1 यूनिट। क्या लेते हैं, 1 यूनिट। हमने बोला हम काम करते हम प्रोटॉन का मास जो है उसको 1 यूनिट लेते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, मुझे बोलो फिर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2000 ऑफ
दैट ऑफ प्रोटॉन। यही आएगा ना मास का इलेक्ट्रॉन का फिर, क्योंकि अगर आपने माना कि प्रोटॉन का मास क्या है 1 यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 1/2000, 1/2000 ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने फिर कहा अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे 1/2000 ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मास नेग्लिजिबल है, एंड चार्ज इसका क्या आएगा? -1। ठीक है ना, सिंपल बेसिक टर्म में चल रही है, इजीली समझना है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है। ठीक है ना, सब इजी है, सब सिंपल है, सिर्फ हमें कोशिश करनी है समझने की। ठीक, तो अब हमें ये पता चला कि एटम में होते हैं प्रोटॉन्स एंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हमें ये पता था कि अब अपियर हो रहा था कि जो प्रोटॉन्स है ये शायद इंटीरियर पार्ट में होते हैं एटम के, लेकिन चूंकि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर पाते हैं, जैसे हम रब करते हैं, ठीक है ना, तो हमें ये लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है पेरिफेरल पार्ट में रहते हैं और ये जो प्रोटॉन्स है ये शायद इनसाइड वाले पार्ट में रहते हैं। लेकिन चूंकि एटम यूजुअली न्यूट्रल होता है, ठीक है, एक एटम जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें म्यूचुअली बैलेंसिंग होता है चार्ज की। ठीक है, चार्ज म्यूचुअली बैलेंस्ड होते हैं, मतलब जितने नेगेटिव होते हैं उतने पॉजिटिव होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में बैलेंस करते हैं। तो ये चीज भी हमें याद थी कि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो ये अरेंज कैसे होते हैं? क्या हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी पे होते हैं और न्यूट्रॉन सॉरी जो प्रोटॉन है वो बीच में होते हैं, या ये इवनली डिवाइडेड होते हैं, या इवनली स्प्रेड होते हैं? क्या होता है, क्या मॉडल होता है इसका, कैसे ही अरेंज होते हैं? ये बताने के लिए हमें कुछ मॉडल्स पेश किए गए। ठीक है, कुछ मॉडल्स बनाए गए, ठीक है, कुछ मॉडल्स बनाए गए जिन जिन जिनकी बेस ये थी, वो ये बता रहे थे कि एटम का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कुछ बहुत बहुत साइंटिस्ट ने इसमें ट्राई की, तो सबसे पहले जो अपना मॉडल लेके आए वो थे हमारे जे जे थॉमसन। ठीक है, कौन थे? जे जे थॉमसन। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का क्या मॉडल था वो मैं आपको दिखाता हूं, पहले जो टेक्स्ट ने हमारे लिए बनाई है डायग्राम। जे थॉमसन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक एटम जो होता है ये एक वाटरमेलन टाइप का होता है। ठीक है, ये जैसे आप मान लो एक वाटरमेलन है, उन्होंने बोला आप मान लो जैसे वाटरमेलन है, तो उसी की टाइप का ये होता है। ये जो यहाँ पे लिखा है वाटरमेलन शेप का, उनने बोला ये जो हमारा एटम होता है, आप इसको मान लो ये स्फेरिकल होता है और वाटरमेलन जैसा होता है, वाटरमेलन की टाइप का होता है। मतलब जैसे वाटरमेलन में रेड कलर का जो मास होता है इनसाइड और उसमें ब्लैक सीड्स होते हैं, उनने बोला इसी तरह एटम में भी होता है। उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्प्रेड होता है इवनली। क्या होता है? इवनली स्प्रेड होता है, और इलेक्ट्रॉन वो ब्लैक सीड्स की तरह उसमें एम्बेडेड होते हैं। ये किसने बोला था? जे थॉमसन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बोला था हमारे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम जो है, या यो आप समझो कि ये एक वाटरमेलन की टाइप जैसे होता है, बीच में जो ये रेड कलर है ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो उसमें ब्लैक सीड्स है ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, या ये क्रिसमस पुडिंग जैसा है। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है, हम पुडिंग बनाते हैं फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स को हम डालते हैं। ठीक है, उनने बोला आप मान लो ये जो पुडिंग है ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, और हमने जो उसमें ड्राई फ्रूट्स एम्बेड किए हैं वो नेगेटिव चार्जेस है। उनने बोला इस तरीके से सारा चार्ज जो है म्यूचुअली बैलेंस होता है। एक पॉजिटिव चार्ज जितना मतलब स्प्रेड होता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज आकर उसको उस पार्ट को बैलेंस करता है। इसी तरह होल एटम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ये किसने बोला था? ये बोला था थॉमसन के, जो उनने अपना मॉडल दिया था। तो यहाँ पे जे थॉमसन के बारे में आपको कुछ बताया गया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक, तो उनने इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर किया, उनको नोबेल प्राइज मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि क्या पॉइंट्स थे थॉमसन के। पहला था एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड उसमें किए जाते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या था?
the negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom is whole electrically neutral. उनने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज एक एटम में होता है उतना ही उसमें एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, सो एटम न्यूट्रल होता है। ये किसने बोला था? जे थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या मॉडल था, क्या उनने बोला था? सिंपल सी बात है, सिंपल वे में समझना है तो इजीली समझ में आ जाएगा। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not explain by this model as we see below. क्योंकि उसने तो एटम की स्टेबिलिटी उन्हें बताई, ठीक है, उन्होंने हमें बोला कि एटम जो है ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स का आंसर नहीं दे सका थॉमसन का मॉडल। कौन से एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट जो किए रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है किसके, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था इसकी हिस्ट्री में, जो किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड थे और उसके स्टूडेंट एक थे जो मिलके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को लिया, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया, उसने क्या किया सिलेक्ट, इसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। गोल्ड फॉइल को क्यों? अब गोल्ड ही क्यों? क्यों? क्योंकि गोल्ड मेलेबल होता है, गोल्ड को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत ही थिन शीट्स बना सकते हो आप। जैसे कि गोल्ड फॉइल होती है ना, वो बहुत ही थिन होती है, तो ये चाहते थे कि मुझे बहुत ही थिन शीट मिले, दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट गोल्ड। गोल्ड जब सिलेक्ट किया, गोल्ड इतना 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 थिन था, ओनली 1000 एटम्स थिक था वो, इतना 1000 एटम थिक था, ऑलमोस्ट जो फॉइल थी 1000 एटम थिक थी बस, ठीक है। दैट इज वाई हमने गोल्ड को चूज किया था, ताकि मैं उसको, तो ताकि मैं उसकी थिननेस्ट, जो भी थिननेस्ट पॉसिबल होगी उतनी थिन लेयर बनाऊं। उसके बाद उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स। क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। हीलियम, अगर आपको याद होगा, हीलियम हाइड्रोजन के बाद सेकेंड एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? हीलियम, ठीक है ना, हीलियम। हीलियम को अगर आप काम करोगे, हीलियम को अगर आप काम करोगे, आप उसके आप हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक, आपने हीलियम को एनर्जी दी, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वहां पे क्या बचेगा? वहां पे चूंकि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वहां पे बचेगा सिर्फ 2 प्रोटॉन, तो उसको हम लिखते हैं He2+। क्या लिखते हैं? He2+। ये जो यहाँ पे है ना, He2+ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? He2+। इसको हम बोलते हैं, इस He2+ को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। आया समझ? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले तो वहां पे बचा हीलियम न्यूक्लियस, तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। इन पे 2 चार्ज होता है, ठीक, और इनका मास कितना होता है? इनका मास होता है 4 यूनिट। क्या होता है? 4U होता है इनका मास, अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, आया समझ? सिंपल सी बात है। are doubly charged helium ions, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट्स, 4 यूनिट का मास होता है, और फास्ट मूविंग होते हैं, उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, डेफिनेटली तो एनर्जी होती है। ये उन्होंने लिया, किया क्या वो अब देखते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोल्ड फॉइल को यहाँ पे ऐसे रखा, गोल्ड फॉइल को, ठीक है, गोल्ड फॉइल को रखा, यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे उनको स्कैटर करने के लिए इस पे फेंका, ठीक, स्कैटर करने के लिए इस पे फेंका, ठीक है, और पीछे से एक मटेरियल रखा जो स्पार्क करता था जब उस पे कोई चीज गिर जाती थी, जब उस पे इलेक्ट्रॉन गिर जाता था तो वो एक शाइन देता था, एक स्पार्क निकल जाती थी वहां वहां पे, ठीक है, आया यहां तक समझ? अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम, सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। उन्होंने बोला था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करेंगे, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और भी होंगे तो वो उनको
डिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ये मॉडल देखेंगे, कौन सा मॉडल, जो हमारे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, अगर हम ये मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, इवनली स्प्रेड है। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बहुत ही हैवी है और इसमें बहुत ही ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू वन प्रोटॉन। तो क्या होगा कि ये इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इजीली पास होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका चार्ज ज्यादा है अल्फा पार्टिकल का और इसका मास भी ज्यादा है, ठीक। तो ये हमें लगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये हमने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। अब क्या हुआ वो हम देखेंगे कि हुआ क्या, लेकिन ठीक है, रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंट के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आ गए जिससे सब के सब हैरान रह गए, ठीक। तो क्या हुआ, ये जो यहाँ पे है आपको दिखाया गया है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एटम्स है ये सारी गोल्ड फॉइल है और ये जो है ये इसके एटम्स है, ठीक है। ये जो है ना ये सब गोल गोल जो सर्कुलर है ये उसके एटम्स है। उनने क्या देखा कि उनने कुछ चीजें नोटिस की, हमारे जो रिजल्ट थे सब के सब अनएक्सपेक्टेड थे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके सब रिजल्ट्स उसके अपोजिट में आ गए। क्या क्या रिजल्ट्स आ गए वो देखते हैं। देखो पहला रिजल्ट क्या आया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट पास हुए हैं गोल्ड फॉइल से, ठीक है। यहाँ से आए फिर एटम से चले गए और यहाँ से सीधे वापस निकले, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इजीली, अल्फा पार्टिकल्स जो है इजीली पास हो गए इस फॉइल के थ्रू, ठीक। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल्स को थोड़ा डिफ्लेक्ट किया गया, कुछ पार्टिकल्स को थोड़ा डिफ्लेक्ट किया गया। सपोज ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पे है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक। कुछ पार्टिकल को क्या हुआ, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो लास्ट वाला था, सरप्राइजिंग रिजल्ट जो था वो ये था कि सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound, ठीक है। 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल हमें वो मिला जो टोटली रिबाउंड हुआ, टोटली रिबाउंड हुआ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल कौन सा, ये वाला पार्टिकल एक है, ठीक है। एक पार्टिकल ये रहा यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ है, ये पार्टिकल 100 पूरे 180 से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो था ना ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उसका न्यूक्लियस भी मास के हिसाब से ज्यादा है, बहुत ही हेवी है और चार्ज भी उस पर पॉजिटिव है। तो इसको किस चीज ने डिफ्लेक्ट किया, कौन सी ऐसी चीज बैठी है वहां पे जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया, ठीक। इसलिए ये ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो अब हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाले वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या रिजल्ट हमने निकाले वो देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एक एटम में जो ऑलमोस्ट सारी स्पेस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, हम अभी कंक्लूजन पे आएंगे कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है और ये जो है ये एटम की बाउंड्री है, ये जो यहाँ पे है ना ये लास्ट पे इसको ऐसे सर्कल बना के, ये एटम की बाउंड्री। बीच में जो स्पेस है ये सारी की सारी खाली है। ये हमने पहला कंक्लूजन निकाला, ठीक है। हाँ, सेकंड कंक्लूजन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम their path indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, इससे हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी कम स्पेस में भरा है, किसी कम स्पेस में कंप्रेस करके रखा गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। अगर पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड होता तो वो सब पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए तो
पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा गया है। लास्ट पॉइंट, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atoms were uh, atoms were concentrated in a small volume। ठीक है, चूंकि बहुत ही कम एटम, 1 out of 12,000, ठीक है ना, 1 out of 12,000, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, 1 out of 12,000 एटम्स में से, 12,000 एटम में से एक एटम ही ऐसा था जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि सारा मास एटम का और सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, उस जगह को हमने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या दिया? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे थॉमसन ने बोला था इवनली स्प्रेड है, वो गलत है। पॉजिटिव चार्ज और जो भी सारा मास है, ऑलमोस्ट सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही जगह में, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं, एक ही जगह पे कंपैक्ट करके रखे गए हैं। दैट इज वाई बहुत ही कम पार्टिकल्स जो है 180 डिग्री से वापस रिबाउंड हुए। ठीक, उनने उसको बोला, क्या नाम दिया उसको? उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। उन्होंने और ये भी बोला कि न्यूक्लियस की रेडियस 10⁵ टाइम्स लेस है एटम की रेडियस से। मतलब अगर आप एक फुटबॉल को लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल को लेते हैं और उसको सामने रखते हैं तो वो आपका न्यूक्लियस होगा। उसके बाद अगर आप एवरी साइड से 5-5 किलोमीटर जाके एक सर्कल बनाएंगे तो ये है पूरा एटम। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम का साइज कितना बड़ा है और न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है। ठीक, तो यही उनने बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला था कि एटम जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो 10⁵ टाइम्स लेस है। ठीक है ना, तो ये था पॉइंट, ये थे कुछ पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बोले थे। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अपना एक मॉडल दे दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब एक सेंटर में रखा गया है, सब एक सेंटर पे है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में होता है जो सेंटर पे होता है एटम के। ठीक है, नियरली ऑल मास, जो भी सारा मास ऑफ एटम है, रिजाइड्स इन दी न्यूक्लियस, सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है। मतलब सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ही होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं फिर? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, अराउंड करते हैं वो सर्कुलर पाथ्स में, राउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, the size of the nucleus is very small as compared to size of atom। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है as compared to the size of the atom। ठीक है, आया समझ? तो ये जो था ये वाला कंसेप्ट, ये जो हमने यहां से यहां तक मैं जो पॉइंट्स आपको बताए, ये किसके मॉडल के थे? ये थे रदरफोर्ड्स मॉडल के। रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था? उनने बोला ऐसे आप मान सकते हो एक सर्कुलर, ठीक है, और बीच में मान लो ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा है, इसी में सारा मास और सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम इतना रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या खराबियां थी, वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक का बटन प्रेस करना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।